कैसे हो बालकों? हम लोग अलग अलग जो भी आपके बैचेज चल रहे थे तो अलग अलग टॉपिक चल रहा था। जैसे आप सुबह 6 से 7 में थे तो आपका भी चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ पे हम सलाइवरी ग्लैंड में थे। 9 से 10 वाले जो बच्चे हैं उनका चल रहा था फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट किया था। 5 से 6 में भी फोटोसिंथेसिस, दोनों 9 से 10 और 5 से 6 सेम टॉपिक पे हम लोग थे। और 6 से 7 में स्केलेटल सिस्टम चल रहा था। तो अभी हमने क्या सोचा, जैसे आपको मैंने बैच में भी बताया कि सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है उसमें। तो उसको अगर हम ऑनलाइन मोड में पढ़ना चाहेंगे, आपके पास सारा वीडियोज, अगर तुम जाके फोटोसिंथेसिस के यूट्यूब पे सर्च करोगे तो सारे वीडियोज मिल जाएंगे। स्केलेटल सिस्टम के मिल जाएंगे, या फिर तुम डाइजेस्टिव पढ़ रहे हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम के मिल जाएंगे। बट ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि बेटर है ऑफलाइन में पढ़ना, जब हम सामने से इंटरेक्ट करते हैं। तो अभी का जो सिनेरियो हमारा ऑनलाइन वाला आ गया है उसमें हमें कुछ नहीं करना है। हम ऐसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे जहां से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। नीट के पर्पज से मैं बात कर रहा हूं। मैंने हमेशा बोला बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बोर्ड के लिए सोचना ही नहीं है। तो नीट के पर्पज से अगर बात करें तो ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो या स्केलेटल सिस्टम हो या डाइजेस्टिव हो। तो हम लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं करते हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब सामने ऑफलाइन से पढ़ेंगे तो फिर से वहीं से कंटिन्यू करेंगे, बताया भी था मैंने आपको बैच में। तो अभी बस ये करना है कि हम लोग एक आसान सा चैप्टर, जो मैंने बताया कि चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड, एक क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, वो भी कहाँ से आएगा वो मैं बता दूंगा आपको। तो उस चैप्टर को इनिशिएट करेंगे। आज बहुत सारी बातें नहीं करने वाले हैं, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझना है, फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर है हमारा हिंदी में, इसी चैप्टर की बात करें तो इसको आप बोलते हैं है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसा हम लोग हमेशा हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं वैसे ही बात फिर से करेंगे। चैप्टर के नाम में चैप्टर की पूरी कहानी है, इसलिए पहले ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा है इस बात को समझना है ना। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड मिल रहा है, वर्ल्ड वर्ड आपने पहले से सुना है। द आपको पता है इसका मतलब क्या होता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लिविंग। लिविंग वर्ल्ड से हमारा मतलब क्या होगा, तो लिविंग वर्ल्ड में ये वर्ड लिविंग किसके लिए यूज होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें लाइफ है ना, जिनमें जीवन है, उन चीज़ों को या उन जंतुओं को या उन वस्तुओं को जिसमें भी जीवन है उसको हम लिविंग बोलते हैं। ठीक, अब बात ये होगी कि हम जीवित किसको बोलते हैं, किसमें लाइफ है, लाइफ को कैसे डिफाइन करें। तो आपको, अब जैसे मैं बोलूं कि कौन सा प्राणी जीवित कैटेगरी में आएगा, है ना, जीवित कौन है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती होंगी। आपने सुना होगा कि सर वो जिनमें ग्रोथ होता है, यानी जिनमें होती है वृद्धि, दूसरा जो चल फिर सके, यानी कि जो कर ले लोकोमोशन, है ना। इसके बाद आपके दिमाग में आता होगा सर जिसमें रिप्रोडक्शन होता हो, यानी कि जिसमें प्रजनन की क्षमता होती है, अपने जैसे किसी संतान को बनाने की क्षमता होती है, या जो सांस लेता है, रेस्पायरेशन करता है ना। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी कि सर इतनी सारी चीज़ें हैं, तो वो जो भी प्राणी है वो जीवित है, यानी कि लिविंग है ना। अब अगर मैं बोलूं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें से किसी को भी लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं मानूंगा मैं,
अगर तुमको इन सारी चीज़ों के बारे में अगर तुम बोल रहे हो कि ये लिविंग के लिए ज़रूरी है, लिविंग को लिविंग बोलने के लिए, तो इसमें से कुछ भी चीज़ नहीं है जो लिविंग को लिविंग डिफ़ाइन कर सकता है। कैसे? सिर्फ मेरे बोल देने से बात नहीं होगी। तो एग्ज़ाम्पल बहुत छोटा सा है। एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति कोमा में है, हॉस्पिटल में है, कोमा वार्ड सुना होगा, कोमा में है। तो क्या उसमें ग्रोथ हो रहा है? क्या वो खुद से घूम फिर रहा है? क्या वो प्रजनन कर रहा है? क्या वो सांस ले रहा है? मैंने पहले ही बोला कि नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। वो तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है, उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का पूरा सप्लाई दे रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, प्रजनन नहीं कर रहा है, घूम फिर नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन कोमा में है। कई बार लोग कोमा से बाहर भी आ जाते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो क्या ऐसी सारी चीज़ों से हम लिविंग को लिविंग डिफ़ाइन कर सकते हैं? जवाब है नहीं। तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर किसको बोले लिविंग? जीवित रखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? तो हमारे पास जो इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जिससे हम ये बोल सके कि वो लिविंग है, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा वो होगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेटाबॉलिज्म। ये वर्ड आपने सुन रखा है, मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय, है ना। किसी भी लिविंग को डिफाइन करने का इकलौता और एकमात्र जो उसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जिससे हम बोल सके कि वो जीवित है वो है मेटाबॉलिज्म। बहुत बार में हम लोगों ने इस वर्ड को सुन रखा है, बहुत बार इसके बारे में हमने बात भी किया है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो इसको डिफाइन जब करते हैं तो आपको पता है द सम टोटल ऑफ all the chemical reaction occurring in cell, मतलब कोशिका के अंदर होने वाली कुल रासायनिक अभिक्रिया, इस सब को मिला के जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर में होते हैं उन सारे केमिकल रिएक्शन को हम मिला के उसको नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। आपको पता होगा और हमने बात भी कर रखा है कि मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें होती है। जब भी मेटाबॉलिज्म होगा तो दो चीज़ होगा। क्या क्या होगा? तो इसमें होता है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब आपको पता है किसी भी चीज़ का टूटना और किसी पदार्थ का बनना या कोई सब्सटेंस का बनना। सेल के अंदर में किसी चीज़ का टूटना दैट इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिज्म और किसी चीज़ का बनना दैट इज़ कॉल्ड एनाबॉलिज्म। अब इसको अगर थोड़ा सा और समझना चाहें तो पहले इसको आप नोट कर लें, फिर इसको मैं थोड़ा और समझाता हूँ आपको। इसको थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ये कोई भी कोशिका है, ये कोई सेल है ना, और हम अपनी ही बात करते हैं, बाकी की बात बाद में करेंगे। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो अलग अलग तरीके से उसको समझेंगे। आपको पता है कि हम जब भोजन करते हैं तो उसमें जो सबसे मेन सब्सटेंस होता है, जो सबसे प्रमुख चीज़ है, वो है कार्बोहाइड्रेट, है ना। हमारे भोजन का सबसे मेन सोर्स जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट का जो रूप हम लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टार्च। ये है स्टार्च, और पाचन प्रक्रिया के दौरान ये स्टार्च टूटता है, अलग अलग रूप में टूटता है
और स्टार्च टूट के जब अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंचता है तो ये होता है ग्लूकोज। पहले ये माल्टोज में बदलता है, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में, और फिर ये वहाँ से हमारे पाचन तंत्र से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, ब्लड के माध्यम से, हमारे ब्लड के द्वारा ये हर एक कोशिका तक पहुँचता है। ठीक, और तब जाके इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। जब ये ग्लूकोज हमारे अंदर में टूटेगा तो अगर मैं बोलूँ कि हम एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज की बात करें तो इससे हमें एनर्जी मिलने वाला है, और इससे हमें मिल जाएगा फर्दर 38 ATP। तो कोशिका के अंदर ग्लूकोज का टूटना हुआ, और टूटना हुआ मतलब कैटाबॉलिज्म हुआ। ठीक, फर्दर हम जो सांस लेते हैं और उसमें जो हमने इनहेल किया, O2, उस O2 के प्रेजेंस में ये ATP भी टूट जाएगा, और ये ATP के टूटने से फर्दर हमें मिलने वाला है ये ATP टूट के बदल जाएगा 38 ADP। जब हमारा सेल काम करेगा तो ये ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बदल जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। फर्दर इसका टूटना हुआ, इसका बनना हुआ, और साथ ही निकल जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ट्राई था 3 फॉस्फेट, यहाँ पे 2 फॉस्फेट, डाइफॉस्फेट है। तो दोनों चीज़ हुआ है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, और इसी को मिला के हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। सो द ओनली डिफाइनिंग फीचर, इकलौता अगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके माध्यम से हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं, वो है हमारा मेटाबॉलिज्म, है ना। यही चीज़ इस पूरे चैप्टर में, ये पूरा चैप्टर जो है हमारा पूरा जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें लाइफ होगा, जो लिविंग होंगे, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या मल्टी सेलुलर हो, एक कोशिकीय या बहुत सारे कोशिका वाले। कोशिका से फिर हम आगे बात करेंगे, जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो किसी भी एक कोशिकीय जीव भी होगा, वो भी जीव है, उसमें भी जीवन है, वो भी जीवित है। तो उसमें हो या हम अपनी बात करें, कहीं भी लिविंग को डिफाइन करने का इकलौता तरीका, और वो है मेटाबॉलिज्म। हम बाकी किसी भी चीज़ से डिफाइन नहीं कर पाते। हालांकि एक दूसरा भी तरीका है, एक दूसरा भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा, वो होगा कॉन्शसनेस। ठीक है, कॉन्शसनेस यानी कि जो आप महसूस करते हैं, जैसे आपको कोई टच करता, आप फील करते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि जो कोमा में इंसान है उसको, उसमें कॉन्शसनेस की भी कमी हो जाती है। इसीलिए मैंने बोला इकलौता तरीका जिससे हम उसके बॉडी में भी, जो आप पानी चढ़ाते हो, जो ड्रिपिंग करके हम उसके बॉडी में ग्लूकोज पहुँचाते हैं, वो ग्लूकोज टूटेगा, क्योंकि उसकी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। तो वो ग्लूकोज टूटेगा, ATP बनेगा, ADP बनेगा, यानी कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म होता रहता है। इसलिए चाहे कहीं पे भी किसी भी तरीके से हमें लिविंग को डिफाइन करना होगा, तो द ओनली मेथड या द ओनली वर्ड जिसके माध्यम से आप इस चीज़ को बता सकते हैं कि हाँ ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, तो इकलौता ओनली वन थिंग दैट कैन डिफाइन लिविंग इज़ मेटाबॉलिज्म। बाकी कोई भी दूसरा चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं, बट इकलौता एक वर्ड से अगर डिफाइन करना है तो मेटाबॉलिज्म रहेगा। इसी चीज़ को पूरे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर जब ऑर्गेनिज्म को समझ जाएंगे तो आएंगे स्पेसीज पे, फिर स्पेसीज फिर आगे बढ़ता है, जीनस होता है, ये कैटेगरी वाइज ऊपर चलते जाएंगे, फिर किंगडम बन जाएगा। और फिर इसके जस्ट नेक्स्ट जो चैप्टर है, हम लोगों को 5 किंगडम के बारे में बात करना है अलग अलग लेवल पे, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे व्हिटेकर साहब का। दोनों चैप्टर एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, तो इस चैप्टर को पहले आसानी से समझना है, छोटे छोटे फॉर्मेट में समझना है, बहुत लंबा लेंदी एक ही बार में बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझनी है। ठीक है, तो आई होप आज वाला जो सेक्शन है हम लोग बस डिफाइन किए हैं, चैप्टर को समझने की कोशिश किए हैं। फिर आगे नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि आगे क्या क्या चीज़ें मुझे और देखनी है। बस आराम से छोटे छोटे फॉर्मेट में हम लोग वीडियोस आपके पास आता रहेगा, आप उसको सेव करते रहेंगे, देखते रहेंगे। और छोटा सा मैंने बोला था पतला 5 रुपये वाला नोट्स ले लेना, कॉपी ले लेना और उसको रख लेना है नोट करके। थैंक यू सो मच।